हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला सुपर सन्स का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन फायरबर्ड्स और नॉर्दर्न ब्रेव के बीच में। इसके पहले हमने वुमेन वाले मैच का भी एनालिसिस वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। ये मैच भी पहले हो चुका है नॉर्दर्न ब्रेव के घर पे, बे ओवल माउंट मंगोनई में। जो मैच भी ऑब्वियसली हमने कवर करा था, तो ये रिपीट है मैच होने जा रहा है। और मेरे ख्याल से वेलिंगटन के घर का मतलब होम मैच, सेकंड लास्ट होम मैच या लास्ट होम मैच ऐसा कुछ है इस सीज़न का। वैसे तो सीज़न एंड होने ही वाला है, ज़्यादा मैचेस बाकी नहीं है। स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें नहीं करके इस मैच की एनालिसिस। बेसिन रिजर्व वेलिंगटन, वेलिंगटन का घर। वेदर यहाँ पे क्लाउडी है, बारिश के चांसेस नहीं दिख रहे हैं अभी के लिए। आखिरी 5 में 3-1 से आगे चल रही है नॉर्दर्न ब्रेव की टीम और एक मैच नो रिजल्ट रहा है। देखते हैं जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में तो क्या क्या चीज़ हुआ है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 साल पुराने इस मैच से, जो कि वेलिंगटन में ही हुआ था, जहाँ पे कल का मैच होने भी जा रहा है। वेलिंगटन ने बना था 185। करंट स्क्वाड में आपको कोई नहीं देखने मिलेंगे। यहाँ पे कोगेलाइन है, ये वाकर जो वाकर है जो करंट स्क्वाड में नहीं है। फिशर, हैम्पटन दोनों अवेलेबल हैं। नॉर्दर्न निपट गई थी 105 पर, वो भी साइफर्ट के 53 रन के बाद भी, जहाँ पर माइकल ब्रेसवेल जो कल के मैच में वापस आने वाले हैं, रविंद्र अभी काफ़ी टाइम के बाद वापसी करने वाले हैं डोमेस्टिक सर्किट में, इनके विकेट्स यहाँ पे थे। और विलिंगटन ने बड़े आराम से, बड़े मार्जिन से भी अपने मैच में जीत हासिल कर लिया। अगला मैच ये हुआ था वांगरई में। यहाँ पे विलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी और उनका वो हाल हुआ, 104 पे ऑल आउट वो हो गए। हालांकि करंट स्क्वाड में कोई भी नहीं है जिन बॉलरों ने यहाँ डोमिनेट किया होगा, क्योंकि लाइन रिपीट हो रहे हैं। नॉर्दर्न डिशीज़ का भी बैटिंग उतना आसान नहीं था, उनको भी 19 ओवर तक जाना पड़ा, 4 विकेट खोने पड़े और मैच वो जीते। रविंद्रा के यहाँ पे भी 2 विकेट से ब्रेसवेल रिपीट हो रहे हैं विद द बॉल, और यंग हस्बैंड का यहाँ पे 1 विकेट था। अगला मैच यहाँ पे फिर से विलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी और अपने घर पे फिर से यहाँ पे डिसेंट स्कोर उन्होंने बनाया। इस बार ब्रेसवेल का बैटिंग से कंट्रीब्यूशन है। साउदी, वाकर, बोल्ट, सेंटनर कोई भी नहीं है। नॉर्दर्न डिशीज़ ने चेस कर लिया लास्ट ओवर में जाके काफ़ी मशक्कत करने के बाद। तो तीनों ही मैच में नॉर्दर्न डिशीज़ को बैटिंग से थोड़ा प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ा है। जीते होंगे शायद वो, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। करंट स्क्वाड में खाली कूपर है, बाकी कोई भी अवेलेबल नहीं है, ना ही बेन सीयर्स है। वैन बीक, नेथन स्मिथ, यंग हस्बैंड का नाम रिपीट हो रहा है। अगला मैच और पिछले सीजन का लास्ट मैच जो था वो भी वेलिंगटन पे ही हुआ था। वेलिंगटन ने फिर से पहले बल्लेबाजी करी लगातार 4 बार। वैसे ये तीनों ऑलराउंडर्स के नाम आए हैं। बॉलर में से प्रिंगल आपको दिख जाते हैं, गिब्सन जो स्क्वाड में है, क्रिश्चियन क्लार्क भी स्क्वाड में है, हैम्पटन, फ्रेडी वाकर ये भी स्क्वाड में है। इनके परफॉर्मेंसेज हैं, जो वाकर के परफॉर्मेंसेज थे इस फिक्चर में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। नॉर्दर्न डिशेज इस बार भी चेस कर लिया सेकंड लास्ट ओवर में जाके, जहाँ पे कटन ने क्लार्क और कूपर का स्कोर यहाँ पे वापस से देखने मिल रहा है। कूपर रिसेंटली बॉलिंग भी करा रहे हैं, अगर आपने नोटिस ना की हो तो। बैटिंग से कुछ नहीं किया, लास्ट मैच उन्होंने ओपनिंग भी करी थी और बॉलिंग भी करा रहे हैं, तो उनका इंपॉर्टेंस तो बढ़ रहा है, बस परफॉर्मेंस नहीं आया है अभी तक। बाकी निक केली के 2 विकेट से, जो अपने पुराने टीम के आगे इसमें खेल रहे होते हैं यहाँ पे, और वैन बिक का 1 विकेट। लास्ट मैच जो था दोनों टीमों के बीच में इस सीज़न का जो मैच था, इस बार भी विलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी। तो ये बहुत हैरतअंगेज चीज़ है कि आखिरी 5 में हर बार ही विलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी है। जो कंप्लीटेड मैच है वहाँ पे ब्लंडेल ने बहुत धमाकेदार पारी खेली, इसके अलावा किसी के उतने अच्छे स्कोर्स नहीं थे। 20-22 के स्कोर्स थे। बॉलर में से प्रिंगल फिर से इनका नाम आया है, लास्ट 8 में भी 3 विकेट था इनका, यहाँ पे भी 2। हैम्पटन का भी नाम कई बार आ चुका है। कुकेलैंड का खास कुछ नहीं है, 1 आध विकेट है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वैगनर के 3, जो कल के मैच में मेरे ख्याल से खेलेंगे, नहीं खेलेंगे शायद। नॉर्दर्न डिशीज़ ने इस बार वो चेज़ नहीं कर पाए, जहाँ पे रवाल के बैटिंग कंट्रीब्यूशन थे। प्रिंगल ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया था, तो मतलब 3 विकेट वाला पॉइंट उन्होंने यहाँ पे भी कलेक्ट करके दिया था लास्ट 2 मैचेस में। अगर फैंटेसी पॉइंट्स की बात करोगे तो प्रिंगल का 3 विकेट वाला पॉइंट है। बाकी तो वैन बीक, यंग हस्बैंड, स्मिथ, इनके हमने पहले भी नाम देखे हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही नाम आया। और बेन सीयर्स और मैकपीक ने भी एक एक करके विकेट निकाल के रखा हुआ था। तो ये फिक्सचर जो है, कहीं से भी ज़्यादा स्कोरिंग तो हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो ये 177, नहीं 185 और 177 दोनों जो बड़े स्कोर्स हैं इस फिक्सचर में, वो दोनों नहीं विलिंगटन ने बनाए हैं। और मोस्टली यहाँ पे बैटिंग से स्ट्रगल ही हुआ है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट तो कई बार हुआ है, यहाँ पे 105 पर वो निपट गए। यहाँ पे विलिंगटन भी बैटिंग कोलैप्स कर चुकी थी। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 105 चेस करने के लिए 19 ओवर तक जाना पड़ा। इसके अलावा यहाँ पे 154 था, तो कम स्कोर नहीं था ये। तो ऐसा है, ठीक है। मिड रेंज या मिड रेंज से थोड़ा ज़्यादा आप कंसीडर कर सकते हो इस फिक्सचर को। अगर हम स्कोरिंग की बात करें, विकेट यहाँ पे बराबर गिरे हैं, देखो 16 विकेट यहाँ पे गिरे। ये तो चेज़ हुआ, लेकिन 12 विकेट गिरे थे यहाँ पे। यहाँ पे भी 18 विकेट गिरे। यहाँ पे 14 विकेट गिरे एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर में भी। यहाँ पे भी 17 विकेट गिरे। तो ऐसा है,
कुछ नामों को हमने बहुत थॉरोली फॉलो करा है, जो ऑलराउंडर्स हैं तीनों, उनके हमने नाम देखे हैं विलिंगटन के, मतलब यंग हस्बैंड, वैन पीक, नेथन स्मिथ। इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल, रविंद्र जैसे प्लेयर्स जब खेले हैं उन्होंने भी परफॉर्म करा है। नॉर्दर्न की तरफ से प्रिंगल का नाम रिसेंट टाइम्स में आया है, और कूपर के कुछ नाम आए हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ आए हैं। नॉर्दर्न रीजन की तरफ से ज़्यादा किसी बैटिंग परफॉर्मेंस जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है वो हमें देखने नहीं मिला है। जैसे कि यहाँ पर एक साइफर्ट है, इसके बाद कॉलिन डे ग्रैंडम नहीं है, साइफर्ट भी नहीं है वैसे। यहाँ पे साइफर्ट, सैंडन मेजर स्कोर थे वो नहीं है। कैटन क्लार्क एक बार 49 का स्कोर था, और रवाल का एक बार 62, जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। ठीक है, तो इंडिविजुअली स्कोरर्स भी कम ही हैं, स्कोर भी कम, कम तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मोर देन एवरेज है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने मिली हैं। अगर हम वेलिंगटन वाले मैचेस को फोकस में रखेंगे, जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, तो हमें 2 या 3 मैच मिलेंगे, देखते हैं वो मैचेस। पहला मैच ये था, वेलिंगटन ने 185 बनाया था, जो इस फिक्सचर में आखिरी 5 मैचेस में किसी टीम के द्वारा हाईएस्ट स्कोर है। मेजर बॉलर में से कुगलैंड थे, बाकी ये तो अवेलेबल नहीं है। हैम्पटन का 1 विकेट, माइकल ब्रेसवेल विद द बॉल, और रविंद्रा का 1 विकेट। ठीक है, बड़े मार्जिन से वेलिंगटन ने जीत हासिल करा था। अगला जो मैच वेलिंगटन में हुआ था वो था ये मैच, जहाँ पे वेलिंगटन ने बना था 167। दोनों ही मैच में डिसेंट बैटिंग, ब्रेसवेल ने इस बार बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर दिया। दोनों मैच में ब्रेसवेल खेले और धमाका मचाया। इनमें से कोई भी बॉलरों में से अवेलेबल नहीं है जिन्होंने ऑल आउट किया था वेलिंगटन को, जिन्होंने रन बना के जितवाया था वो भी अवेलेबल नहीं है। कूपर के स्कोर्स हैं वैन बिग, नेथन स्मिथ, यंग हस्बैंड। और लास्ट मैच जो वेलिंगटन पे हुआ था पिछले सीजन में, यहाँ पे वेलिंगटन ने बैटिंग उतनी अच्छी नहीं करी थी, लेकिन नेथन स्मिथ, वैन बिग, यंग हस्बैंड ये नाम फिर से आए हैं। प्रिंगल ने यहाँ पे लीड किया था, बाकी क्रिस्टियन क्लार्क, हैम्पटन का नाम फिर से आया है, और फ्रेडी वाकर का एक का विकेट रहा है। नॉर्दर्न डिसीज ने चेस कर लिया। कूपर के स्कोर हमें 2 बार देखने मिले हैं चेस करते हुए, कटने क्लार्क के स्कोर से, और बाकी वैन बीक और नीक केली का यहाँ पे बॉलिंग से 2 विकेट है, बैटिंग से तो एक भी मैच में उनका रन नहीं है, डिस्पाइट वो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये यही सारी चीज़ें जो बताने लायक है इस हेड टू हेड से। ज़्यादा रन हमें नहीं बनते हुए देखे, स्पेशली नॉर्थन रीच की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। नॉर्थन रीच को कम स्कोर पे, मतलब सामने वाली टीम को कम स्कोर पे निपटाया है उनके बॉलरों ने, तो उन्होंने चेस किया है। बाकी उनकी बैटिंग बहुत खास कुछ नहीं रही है इस फिक्चर में, और जहाँ जहाँ पे विलिंगटन ने ज़्यादा स्कोर बनाया, नॉर्थन रीच ने घुटने टेक दिए अपनी बैटिंग से। समराइज पे आ जाएंगे तो ब्रेसवेल यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, थोड़े से कम ही हैं अगर आप देखोगे तो, लेकिन है थोड़े बहुत। ब्लंडेल कॉनवे अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से ओल्डी न्यूटन थे, वो भी अवेलेबल नहीं है। अभी हम बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। ये वैसे वेलिंगटन होगा, मैंने ऑकलैंड लिख दिया गलती से। लास्ट मैच जो हमने कवर करा था, मैंने बताया हुआ था कि ये ग्राउंड बहुत हाई स्कोरिंग जनरली नहीं होता है, लेकिन कुछ मैचेस में आपको स्कोर बनते हुए भी दिख जाएंगे। क्या डिपेंड करता है कि इस ग्राउंड पे रन बनेंगे या नहीं। अगर आपके पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं जो स्पिन निकाल सकते हैं विकेट से, तो वो यहाँ पे बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। उतने बड़े स्पिनर ना होने के बावजूद भी माइकल ब्रेसवेल और रविंद्रा ने यहाँ से विकेट्स निकाले हैं पास्ट में। ये आपने हिट टू हिट में भी देखा जो यहाँ पे हुआ था इस मैच, इस ग्राउंड पे। मैं आपको कुछ ऐसे मैचेस भी दिखाऊंगा, स्पेशली ऑकलैंड की तरफ से, जिनके पास अच्छे स्पिनर्स होते थे, पहले भी अच्छे स्पिनर्स थे सोमारवाइल के रूप में, जो कि अभी तो नहीं है, लेकिन अशोक, दिलपोर्ट जैसे स्पिनर्स जिनके पास हैं। चैपमैन भी चलो स्पिन ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, वो तो खेलते नहीं है ज़्यादा, लेकिन ऐसे स्पिनर्स जो विकेट निकाल सकते हैं और जिनके पास स्पिन निकालने की एबिलिटी है, वो यहाँ पे इफेक्टिव होते हैं। और अगर ऐसे स्पिनर्स किसी टीम के पास हैं, तो उनके पास कम से कम स्कोर पे सामने वाली टीम को निपटाने का भी एबिलिटी होता है इस ग्राउंड पे। ये हमने देख के रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी वो चीज़ें हो रही हैं या नहीं। वेलिंगटन के साथ मैच हुआ ओटागो का, 152 बनाया था वेलिंगटन ने। रविंद्रा के स्कोर आपको देखने मिल जाते हैं, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ कुछ विकेट। ओटागो चेज नहीं कर पाई। वैन बीक, यंग हस्बैंड, नेथन स्मिथ। अगला मैच वेलिंगटन ने बनाया था 158, पेसर्स ने ही काम निपटा दिया। नेथन स्मिथ के स्कोर्स हैं, ब्लंट अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी ने चेस वो कर गए सेकंड लास्ट बॉल पे जाके। रविंद्रा और नेथन स्मिथ के बॉलिंग कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। नेथन स्मिथ ज़्यादा आपको दिख जाते हैं इस ग्राउंड पे देन बाकी ऑलराउंडर्स, और यंग हस्बैंड ऑब्वियसली होते हैं, वो स्पिनर है क्योंकि लेग स्पिनर। ये एक मैच नोटिस करो, ऑकलैंड ने बनाया था सिर्फ 119 रन, ज़्यादा स्कोर नहीं था, 18 ओवर में भी ज़्यादा स्कोर नहीं था। वैन बीक, नेथन स्मिथ कंसिस्टेंट है, मिलन न्यूटन अवेलेबल नहीं है। उस रन को भी डिफेंड कर लिया और 110 पर निपटा भी दिया, मतलब 18 ओवर पूरा खेलने भी नहीं दिया सामने वाली टीम को। स्पिनर्स के 5 विकेट, तो स्पिनर्स का डोमिनेट करना यहाँ पे कितना ज़रूरी होता है समझ रख रहे हो। जब अगर आपको सामने वाली टीम को कम रनों पे निपटाना हो तो ये बहुत ज़रूरी है। केली के और ट्रॉय जॉन्स ने कुछ रन्स थे लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो पाए। इस सीजन में जो मैचेस हुए, विलिंगटन ने पहले मैच में हालांकि बहुत ज़्यादा रन बनाया, 234 रन। इतना रन तो कोई ना उम्मीद करे। रॉबिन्सन नहीं है अवेलेबल। केली के फिर से यहाँ पे कुछ स्कोर्स हैं, पेसर स्पिनर बराबर के विकेट्स। ओटागो ने अच्छी खासी बल्लेबाजी करी, 17 ओवर में 160 रन उन्होंने बनाए, ऑल विकेट डाउन होने के बाद भी, अच्छी बात है।
मैकपीक, स्नेडन अवेलेबल नहीं है। यंग हस्बैंड और नेथन स्मिथ जो वैन बीक से ज़्यादा कंसिस्टेंट है इस ग्राउंड पे, आप देख सकते हो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन है। वैन बीक का एक मैच में शायद 3-4 विकेट था, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है वो। लेकिन नेथन स्मिथ काफ़ी कंसिस्टेंट दिखते हैं। मैकपीक के 3 विकेट्स। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीम इस ग्राउंड पे, वहाँ पे 147 बनाया था खाली विलिंगटन ने। अब्बास के स्टार्ट से मैकलॉफ्लन और वैन बीक ने यहाँ पे बैटिंग से कंट्रीब्यूट किया था। बाकी नेथन स्मिथ इस मैच पे नहीं चले। यंग हस्बैंड वैन बीक ने बॉलिंग से भी विकेट निकाले। टैशकॉफ की हम बात कर रहे थे काफ़ी टाइम से, फाइनली जाके उनको बॉलिंग मिला भी और उन्होंने विकेट निकाला भी। तो स्पिनर्स का तो रोल है यहाँ पे, बाकी अगर आप यूज़ ना करो तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन रन काफ़ी कम था और ब्रेसवेल ने एक ही ओवर में मामला निपटा दिया, नहीं तो मैच क्लोज भी जा रहा था ये 16th ओवर तक तो। लेकिन ब्रेसवेल ने वैन बीक के एक ही ओवर में मेरे ख्याल 3-4 छक्के मार के मैच खत्म कर दिए। तो ऐसा था, ठीक है। तो ये ग्राउंड थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग आपको लग सकता है। कुछ मैचेस में बहुत रन बनते हैं, बने हैं लास्ट सेकंड लास्ट मैच में भी। कुछ मैचेस में हमने कम से कम स्कोर को भी डिफेंड होते हुए देखा है। अभी कल के मैच में ये पिच किस तरीके से बिहेव करेगी ये तो आपको पहले से पता नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन वुमेन वाले मैच को आप फॉलो कर सकते हो। कमेंटेटर्स क्या बोल रहे हैं अगर आप सुबह उठ के मैच देखो तो। वैसे तो 5 बजे बहुत सुबह भी नहीं है, लेकिन अगर आप उठ के देखो तो आपको सुनने तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही कि क्या हो रहा है, पिच कैसे बिहेव कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आपको सुनने मिलता है कि नहीं स्पिनर्स के लिए हेल्प है ये वो, तब आप उम्मीद कर सकते हो कि कल के मैच में ज़्यादा स्कोर शायद ना भी बने। लेकिन अगर फिर से बाउंसी पिच यूज़ होती है, स्पिनर्स के लिए उतना हेल्प नहीं होता है, आपको बहुत वेरिएशन करना पड़ता है तब जाके आपको विकेट मिल रहा है, तब जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है फिर बॉलर्स के लिए और रन्स ज़्यादा बन सकता है। तो ये 2 सिनारियोज़ यहाँ पे है और कैसे कैसे सिनारियोज़ हैं मैंने आपको दिखा दिए। हेड टू हेड की तरह ग्राउंड में भी वो तीनों ऑलराउंडर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेदर्स भी ज़्यादा कंसिस्टेंट दिखते हैं। लास्ट मैच में ऑब्वियसली वो नहीं चले, लेकिन ओवरऑल वो ज़्यादा कंसिस्टेंट दिखते हैं। यंग हस्बैंड तो है ही। केली के कुछ परफॉर्मेंसेस रहे हैं लास्ट कुछ मैचेस में। केली हालांकि लास्ट मैच में नहीं चले, लेकिन अब्बास का स्कोर है जो रिसेंटली अच्छे फॉर्म पे गुजर रहे हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, ठीक है। बात करते हैं प्लेइंग लेवल के बारे में। तो निक ग्रीनवुड एक ऑप्शन है जिनको अगर टीम ड्रॉप करना चाहे तो कर सकती है, और रविंद्रा के साथ किसी और को ओपनिंग पे भेज सकती है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि ग्रीनवुड खेलेंगे और टैशकॉफ मोस्ट प्रोबेबली बाहर जाएंगे, क्योंकि टैशकॉफ को खिलाया जा रहा था ब्रेसवेल के जगह पे। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होते वो। क्वालिटी के बारे में नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो होते, क्योंकि वो बॉलिंग भी करा सकते थे। अभी लास्ट मैच के पहले तक उनको बॉलिंग नहीं दी जा रही थी, लास्ट मैच में उनको बॉलिंग भी मिली थी। लेकिन अभी ब्रेसवेल अगर वापस आ जाए तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑब्वियसली। बाकी रविंद्र का तो आपको जितना पता है कि वो वर्ल्ड कप के बाद ये पहली बार खेल रहे हैं। रिकॉर्ड ठीक ठाक ही हैं जितने उनके हैं, ज़्यादा नहीं है। तो मैं खास कुछ हाइप तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट प्लेयर तो डेफिनेटली होंगे और टीम इन पर भरोसा भी ज़्यादा करेगी। और अगर कहीं पे स्पिन चलना शुरू हो गया तो रविंद्र, ब्रेसवेल, यंग हस्बैंड 3 स्पिनर्स इनके पास है ही। बाकी अब्बास बैटिंग फर्स्ट में अच्छा उन्होंने करा है, नहीं तो निक के लिए के कुछ रन्स रहे हैं, कंसिस्टेंटली नहीं चले हैं। ऑब्वियसली मैंने सीज़न की शुरुआत से बोल के रखा है कि निक के लिए उस फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं, और इस सीज़न में उनका स्ट्रगल भी रहा है कुछ मैचेस को छोड़ के। तो इन दोनों में से आप किसी एक को ले ही सकते हो। बाकी ये तो समझ नहीं आ रहा कौन खेलेंगे, ये आप लोग भी नहीं। कीपिंग सेक्शन में 2 ऑप्शंस होंगे, बोकॉक होंगे और मैकलॉफ्लन होंगे। मैकलॉफ्लन बेहतर दिखे हैं, ज़्यादा स्कोर्स भी बनाए हैं, कीपिंग के भी पॉइंट ज़्यादा दिए हैं, तो वो है। बाकी ये 3 तो आपकी टीम में होंगे ही। तो यहाँ से जो कोर होगा आपका वो ज़्यादा प्लेयर्स के साथ आपको बनाना पड़ेगा। ये तीनों ऑलराउंडर्स इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा रिस्क वगैरह लेना है तो आप वो कर सकते हो, लेकिन सेफ रहने के लिए तो आपको रखना ही पड़ेगा इन तीनों को, ब्रेसवेल, रविंद्रा और इन दोनों में से कोई एक। तो 5 से 6 प्लेयर्स के साथ आपको कोर बनाना पड़ेगा इस मैच में वेलिंगटन की तरफ से, ठीक है। और ये 6 प्लेयर्स लेने लायक भी है, और मैं तो फिर भी मैकलॉफ्लन को काउंट ही नहीं किया जो डिफ़ॉल्ट कीपर होने वाले हैं कल के मैच में। तो ऐसा है, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैं मिस कर रहा हूँ। मैकपिक वगैरह अगर आप लेना चाहते हो बॉलिंग सेकंड में देख सकते हो। बात करें नॉर्थन की तरफ से, तो जो प्लेयर्स आपकी टीम में होने चाहिए, ऐसा किसी का भी उतना रिकॉर्ड नहीं है एक प्रिंगल के अलावा, ठीक है। करंट स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ, पिच को देखकर बहुत सारी चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर पिच पे स्पिन वगैरह है तो हम यहाँ पे फ्रेडी वॉकर को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये बैटिंग भी कर लेते हैं और कल के मैच में स्ट्रॉन्गर तो दिख रही है वेलिंगटन की टीम, और उनकी बॉलिंग भी काफ़ी सेट दिख रही है। तो क्या पता इनके पास बैटिंग भी ढंग से आ जाए। बाकी बैटिंग पे यहाँ पे किसी के रिकॉर्ड्स उतने नहीं हैं। रवाल के लास्ट मैच में स्कोर थे, कैटरने क्लार्क का एक मैच में स्कोर है, कूपर के 2 मैच में स्कोर है। तो ये सिलेक्शन आप कर लेना, मेरा यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं है। हैम्पटन के कुछ कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, कुगलैंड के भी कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, कंसिस्टेंटली कुछ भी नहीं है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट एज ए टीम परफॉर्मेंस थोड़ा पीछे ही रही है, डिस्पाइट जहाँ पे वो मैचेस जीते हैं वहाँ पे भी। फिर भी अगर मुझे कोर बनाना पड़े तो मैं जिन प्लेयर्स के साथ जाना पसंद करूँगा, प्रिंगल यहाँ से, ठीक है,
हैम्पटन कोगेलैंड में से कोई एक लेके चलना, जनता शायद कोगेलैंड के साथ जाए, क्योंकि ऑलराउंडर सेशन में ऑलरेडी आपको काफ़ी जैम फेस करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। रवाल यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि उनको ऐसे कंडीशंस पसंद है जहाँ पे बॉल घूमता है ये वो। तो ये इसीलिए मुझे लगता है कि अगर स्पिन चलने लगा तो रवाल के लिए आसान हो सकता है। बॉलिंग तो चलो नहीं करा रहे हैं वो, लेकिन बैटिंग से ही मैं उम्मीद रख रहा हूँ। और कूपर यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि ये बॉलिंग करा रहे हैं और टीम दो स्पिनर्स खिलाने के बावजूद भी इनके ऊपर भरोसा ज़्यादा कर रही है। ठीक है। इसके अलावा जिनके ऊपर आप कंसीडर कर सकते हो उनमें से फ्रेडी वाकर एक ऑप्शन है, क्रिश्चियन क्लार्क एक ऑप्शन है। लास्ट मैच अच्छे दिख रहे थे पहले एक दो ओवर में, बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन टीम भरोसा नहीं कर रही इसके ऊपर। और मुझे यहाँ पे कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा जिनके ऊपर मैं कह सकूँ, क्योंकि रिकॉर्ड्स भी ज़्यादा कुछ नहीं है। फोर्थ ट्रॉफी में भी मैंने थोड़ा ढूंढ लिया, तो वहाँ भी मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं नॉर्दर्न की तरफ से बताने लायक। कैप्टन वाइस अगर हम चॉइस की बात करें, अभी तो परसेंटेज कम है, लेकिन आपको भी पता है रविंद्र को जैसे खेलते देखेंगे लोग कैप्टन बनाना शुरू कर देंगे, और वैन बिक का तो ज़्यादा है ही। इसके अलावा ब्रेसवेल को भी लोग ज़्यादा लेंगे, और स्मिथ, ये चारों तो सबकी टीम में होंगे, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी इन दो चारों में से ही घूमते रहेंगे लोग। उसके बाद अब्बास बैटिंग से, यंग हस्बैंड ऑलराउंडर में है लेकिन बॉलिंग से कंसीडर करो। यहाँ से रवाल और कोगेलैंड नॉर्दर्न की तरफ से तो परफॉर्मेंस इनका देख ही रहे हो आप, जब से इंटरनेशनल प्लेयर्स गए हैं। और इंटरनेशनल प्लेयर्स के अलावा किसी का परफॉर्मेंस भी नहीं आया है, और इस पूरे सीज़न में एक या दो अर्धशतक आया है किसी की तरफ से नॉर्दर्न के टीम में, वो सिर्फ रवाल ही है और किसी का कुछ नहीं है। बाकी हैम्पटन, प्रिंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया था लास्ट मैच में। और कूपर, कार्टर ने लास्ट मैच स्कोर बनाया था, थोड़ा बहुत लोग देख सकते हैं। कूपर को लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ओपनिंग भी आ रहे हैं, बॉलिंग भी करा रहे हैं, और इस फिक्चर में रिकॉर्ड भी है। तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस फिक्चर के लिए कूपर होंगे। अच्छा, अभी के लिए मैंने 7 प्लेयर्स को रखा। कीपर सेक्शन में मेरा कोई प्रेफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन मैकलाफ्लिन बेहतर दिखे हैं, कीपिंग के भी पॉइंट ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने लिया है और कुछ भी नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में ये चारों मेरे प्रेफरेंस है, देखो पहले ही मैं बता रहा हूँ। बाकी जो ऑलराउंडर से ऑप्शंस है, कोगेलाइन है, हैम्पटन है, यंग हस्बैंड को भी मैं लेता, लेकिन मैं उन साइड्स की मैं पहले बात कर रहा हूँ जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे तो मैं शायद सभी को ले लूँ, लेकिन अभी के लिए ये चार को मैंने रखा है। टेस्ट को आप शायद ना भी खेलें, और अगर खेले भी तो आप शायद ना ले पाओ। तो ये चार। और देखो वैन बीक, नेथन स्मिथ का तो मैंने दिखा ही दिया आपको। वैन बीक के जगह पे आप शायद एक बार के लिए यंग हस्बैंड को कंसीडर कर सकते हो, ये दोनों में से किसी एक को ले सकता हूँ मैं। बाकी ब्रेसवेल, रविंद्र तो होंगे ही। इन दोनों की इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा यहाँ पे जो प्लेयर्स पहले आपको लेना चाहिए अगर आप ऑलराउंडर में से दिख रहे हो, तो वैन बीक है वो पहले। उसके बाद हैम्पटन, कोगेलाइन, ये आपके लिए ऑप्शंस बने रहते हैं। अभी ऑलराउंडर सेक्शन में आप कौन से प्लेयर्स को लेते हो, स्पेशली रेस्ट्रिक्शन वाले साइट्स में, उसके ऊपर आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। आप समझ ही सकते हो, ये मैच पूरी तरीके से वहाँ पे डिपेंड करेगा। बैटिंग में मुझे जितना लग रहा है अभी के लिए रवाल, केली, कार्टर या अब्बास में से ये लोग कंप्लीट करेंगे रेस्ट्रिक्शन वाले साइट्स में। बॉलरों में से प्रिंगल सबके टीम में होंगे, और जो बॉलर्स को लोग लेंगे, तीन ही है मेरे ख्याल से, मैकपिक और फ्रेडी वॉकर, और तो कोई खेलेगा नहीं। फिशर शायद खेल भी सकते हैं, फिशर या किप्सन में से कोई एक, लेकिन मुझे लगता है ये तीन सबके टीम में होंगे, प्रिंगल, मैकपिक और फ्रेडी वॉकर। ठीक है। तो ना ही बॉलिंग सेक्शन आपको चैलेंज देगा, बैटिंग सेक्शन में उस तरह का चैलेंज कुछ नहीं है। चैलेंज आपको देगा ऑलराउंडर सेक्शन, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। मैंने मेरे चार प्रेफर्ड प्लेयर्स बता दिए, यंग हस्बैंड या भैंगरिक में से किसी एक को लूँगा। इसके बाद वो सिलेक्शंस है। ठीक है। पूरा मैच डिपेंड वहीं पे करेगा, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे आपके लिए दिक्कत भी है। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें, ब्रिस्वेल, रविंद्र अच्छे ऑप्शंस हैं। बड़े नाम की मैं बात कर रहा हूँ, रविंद्र के बैटिंग कंट्रीब्यूशन भी इस ग्राउंड पे आए हैं, बॉलिंग भी उनको जब मिल जाता है वो अच्छा करते हैं। ब्रिस्वेल के तो है ही, उन्होंने जब खेला भी हुआ था लास्ट मैच के ब्रेक से पहले उन्होंने अच्छा ही करा है। बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन है, बैटिंग से भी थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स इनके हैं। इसके अलावा नेथन स्मिथ इस ग्राउंड पे काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं, हालांकि लास्ट मैच उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन कंसिस्टेंट रहते हैं, तो वो आप देख सकते हो। नॉर्दर्न की तरफ से प्रिंगल के अलावा और किसी का भी उतना अच्छा कुछ रिकॉर्ड नहीं है जो मैं बता सकूँ। ठीक है। एज ए टीम वो थोड़े पीछे ही रहे हैं इस फिक्चर में, अगर रेजर के सपोर्ट में भी गया हो तब भी बैटिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। बॉलिंग से कभी कभी उन्होंने अच्छा करा भी होगा, लेकिन जब उन्होंने अच्छा करा भी होगा बॉलिंग से, तब वो उन बॉलर्स के ऊपर डिपेंड करके करे थे उन्होंने जो इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, जो कि इस टाइम इनकी टीम में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।